Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? ए गोंड, बी कोटा, सी टोडा, डी नायर। तो यहाँ पूछ रहा है बहुपति विवाह किस में नहीं पाया जाता है। विवाह के दो स्वरूप होते हैं, एक होता है एक विवाह और दूसरा होता है बहुविवाह। बहुविवाह, एक विवाह में क्रमिक एक विवाह भी आता है, क्रमिक एक विवाह। और बहुविवाह में दो तरह होते हैं, एक होता है आपको बहुपत्नी विवाह और एक होता है बहुपति विवाह, अर्थात जिसमें एक पुरुष की कई महिलाओं से शादी होती है और यहाँ बहुपति में एक महिला होती है और पुरुष एक से अधिक होते हैं, तो यह बहुपति विवाह होती है। बहुपति विवाह भी दो तरह की होती है, एक होता है आपको भ्रातृक बहुपति विवाह, भ्रातृक बहुपति विवाह, और दूसरा होता है अभ्रातृक बहुपति विवाह, अभ्रातृक बहुपति विवाह। तो इस तरह से यहाँ पूछ रहा है कि बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। तो बहुपति विवाह का प्रचलन टोडा, कोटा, नायर, ये जो तीनों जनजातियाँ हैं इनमें बहुपति विवाह पाया जाता है, मगर गोंड में नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा होगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 250 समाजों का अध्ययन करके विवाह के उद्देश्यों को स्पष्ट किया है? ए बर्गेस, बी लोवी, सी वेस्टरमार्क, डी मर्डाक। तो यहाँ देखें तो 250 समाजों का अध्ययन कौन करते हैं? मर्डाक करते हैं। तो 2 का आंसर हो गया हमारा डी। मर्डाक की बात करें तो ये नातेदारी के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से नातेदारी में इन्होंने 3 तरह के नातेदारी की बात की है। पहले होते हैं प्राथमिक नातेदारी, दूसरी होती है इनकी द्वितीयक नातेदारी और तीसरी होती है इनकी तृतीयक नातेदारी। तृतीयक नातेदारी, प्राथमिक नातेदारी 8 प्रकार की होती है, द्वितीयक नातेदारी 33 प्रकार की होती है और तृतीयक नातेदारी 151 प्रकार की होती है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस जरूर बनता है कि नातेदारी की संख्या कितनी है, मर्डाक ने कितनी संख्या किस नातेदारी में बताई है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। वेस्टरमार्क की चर्चा करें तो वेस्टरमार्क ने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, विवाह का सच्चा स्वरूप है। वेस्टरमार्क की पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। तो इस तरह से 2 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आधुनिक समाज शासित है? ए अभिसमयों द्वारा, बी भौतिक बल द्वारा, सी विधि शासन द्वारा, डी दैवी शक्ति द्वारा। तो यहाँ आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? विधि द्वारा। अर्थात आधुनिक समाज में लोगों को अनुशासन में रखना किसके द्वारा होता है? कानून के माध्यम से होता है। यहाँ अगर दुर्खिम को पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। दुर्खिम कहते हैं कि 2 तरह के समाज थे, एक यांत्रिक समाज था और दूसरा सावयवी समाज था। यांत्रिक समाज में यांत्रिक एकता पाई जाती थी, यांत्रिक एकता पाई जाती है, और सावयवी समाज में सावयवी एकता पाई जाती है, सावयवी एकता पाई जाती है। यहाँ यांत्रिक एकता में समानता की चेतना होती है
या सामूहिक चेतना होती है, सामूहिक चेतना होती है, और यहाँ सामूहिक प्रतिनिधान एकता में कार्य करता है, सामूहिक प्रतिनिधान। इसके आगे देखें तो यहाँ आपको दमनकारी कानून मिलता है, दमनकारी कानून, अर्थात कोई गलती करता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि टिट फॉर टैट, अगर किसी ने किसी की हत्या की है तो उसकी मृत्यु की सज़ा दी जाती है, किसी ने किसी के हाथ काटे हैं तो उसके हाथ काट लिए जाते हैं। तो ये पहले यांत्रिक समाज में होता था, तो ये दमनकारी कानून कहलाता है। यही स्वायत्त समाज में क्या होता है, प्रतिकारी कानून होता है, प्रतिकारी कानून होता है। तो प्रतिकारी कानून में क्या होता है कि व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जाता है। कानून, नियम कानून व्यक्तिगत होते हैं, कि मतलब अपराध जो होता है, अपराध यहाँ व्यक्तिगत माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसकी सज़ा व्यक्ति को हो जाती है। लेकिन यहाँ अपराध सामाजिक माना जाता है, अर्थात अगर किसी के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसके समूह को, उसके समुदाय को या उसके समाज को अपराधी समझा जाता था। तो इस तरह से ये क्या है, आधुनिक समाज में किस तरह से शासन होता है, किस तरह के कानून होते हैं और पहले कैसे कानून होते थे, इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या दुर्खिम ने की है। दुर्खिम से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा तो ये सारी जानकारियाँ, इन सारे टर्म्स के मतलब आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएंगे। तो 3 का आंसर हमारा हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जब कोई पुरुष अपने या अपने से निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है तो उसे कहते हैं ए अनुलोम विवाह, बी प्रतिलोम विवाह, सी बहुपत्नी विवाह, डी बहिर्विवाह। तो यहाँ पुरुष क्या है, अपने से निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह करता है, तो यह क्या हो जाएगा, अनुलोम विवाह हो जाएगा। जब पुरुष का वर्ण या जाति या कुल या जो भी यहाँ होंगे वह उच्च हो और स्त्री की निम्न हो, तो ये क्या हो जाता है, अनुलोम विवाह हो जाता है। प्रतिलोम विवाह में इसके विपरीत होता है, पुरुष का वर्ण निम्न होता है और स्त्री का वर्ण उच्च होता है, तो यह प्रतिलोम विवाह कहलाता है। बहुपत्नी विवाह, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा की कि एक से अधिक पत्नियां होती हैं, जैसे पहले राजपूतों में, महाराजा महाराजाओं में होती थी, एक से अधिक पत्नी रखने की प्रचलन था। बहिर्विवाह अर्थात अपने समूह या जाति से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह कहलाता है। और अंतर्विवाह, अंतःविवाह या अंतर्विवाह, यह अपने समूह में या समूह के अंदर विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। तो 4 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, ए कुवेद, बी मातुले, सी पितृश्रेय, डी सहकष्टी। तो यहाँ बुआ जो क्या होते हैं, उत्तराधिकारी, बुआ की संपत्ति में भतीजा का उत्तराधिकारी होता है, यह होता है पितृस्वश्रेय रीति में। तो इसमें क्या होता है, बुआ का अधिकार होता है, बुआ का अधिकार सर्वोच्च होता है। वहीं मातुले में मामा का अधिकार होता है। कुवेद और सहकष्टी ये एक ही चीज़ है, इसमें इसकी चर्चा टायलर ने की थी। इन्होंने बताया था कि गर्भवती स्त्री के जैसी भावभंगिमा बनाना या और जैसे एक गर्भवती स्त्री जितने निषेधों का पालन करती है, जैसे जिस कष्ट से वो गुजरती है, जिस तरह से उसकी स्थिति होती है, वैसा ही उसके हस्बैंड अर्थात उसका पुरुष भी उन्हीं सब निषेधों का पालन करता है, वैसे ही भावभंगिमा बनाकर रहता है। निषेधों का पालन जैसे ही पुरुष करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सहकष्टी प्रथा या कुवेद प्रथा कहते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का चलन है। अभी मैंने चर्चा किया कि बहुपति विवाह 2 तरह के होते हैं, एक भ्रातृक होता है, एक अभ्रातृक
होता है। तो आपको भ्रातृक में टोडा, कोटा इत्यादि जनजातियाँ आ जाती हैं। तो थारू, भील और गोंड ये बहुपति विवाह नहीं होता है इनमें। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 का सी, टोडा में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। थारू जनजाति यह यूपी में मिलती है। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। भील जनजाति ये राजस्थान और एमपी वगैरह में भी मिलती है, मुख्य रूप से राजस्थान में। इनमें परिवीक्षा विवाह होता है, परिवीक्षा विवाह। गोल गधेड़ो नृत्य भी देखने को मिलता है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, गोल गधेड़ो नृत्य। टोडा जाति में ये आपको तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलती हैं। इनमें परशुतपीमी संस्कार पाया जाता है, परशुतपीमी संस्कार, अर्थात पितृत्व का निर्धारण इस संस्कार के माध्यम से होता है, पितृत्व का निर्धारण। क्योंकि यहाँ बहुत सारे पति हैं तो किसका बच्चा है इसके निर्धारण के लिए क्या होता है, परशुतपीमी संस्कार होता है, जिसमें जो व्यक्ति अपनी पत्नी को धनुष और तीर भेंट करता है वो बच्चे का पिता घोषित होता है, धनुष तीर भेंट करता है। गोंड जनजाति ये मुख्य रूप से एमपी में पाई जाती हैं। इनमें किसी की हत्या करने पे, किसी की हत्या करने पे पूरे समाज को भोज देने पे इन्हें माफ़ कर दिया जाता है, भोज देने पे माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरह से 6 का आंसर हमारा हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता सही नहीं है? ए, सदस्यों में औपचारिक संबंध, बी, परंपराओं पर आधारित संरचना, सी, बड़ा आकार, डी, सदस्यों के निश्चित संस्तरण। तो ये क्या होगा? ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली में निश्चित रूप से ये क्या होगा, बड़ा आकार होगा। सदस्यों का संस्तरण, जब 3 पीढ़ियाँ साथ रहेंगी तो संस्तरण होगा ही होगा। परंपराओं पर आधारित होती है क्योंकि 3 पीढ़ियाँ हैं, कोई एक पुरानी पीढ़ी है तो नई पीढ़ी होगी, तो ये पुरानी पीढ़ियाँ क्या है, परंपराओं पर होती है। तो सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध नहीं होते हैं, तो हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन नहीं है, तो 7 का आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा सर्वाधिक प्रचलित है? ए, अमेरिका, बी, एशिया, सी, यूरोप, डी, अफ्रीका। तो यहाँ आंसर होगा हमारा डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में वधू मूल्य की प्रथा सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो 8 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जब परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में किया जाता है तो उसे कहा जाता है? ए, एक समाज, बी, एक समिति, सी, एक संस्था, डी, एक समुदाय। तो यहाँ परिवार को क्या है, एक समूह के रूप में कहा गया है, क्योंकि परिवार जब समूह के रूप में चर्चा करते हैं तो यह एक समिति हो जाती है। लेकिन जब हम इसको कार्यप्रणाली या नियम कानून के रूप में चर्चा करते हैं, कार्यप्रणाली के रूप में इसे चर्चा करते हैं, तो यह एक संस्था हो जाती है। अर्थात परिवार समिति और संस्था दोनों है, लेकिन यहाँ समूह स्पष्ट रूप से पूछ रहा है, तो 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। समिति से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, इसकी सारी जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी कि समिति की क्या विशेषताएं होती हैं, समिति की क्या परिभाषाएं हैं, इत्यादि सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। एक समाज की बात करें तो समाज और एक समाज में अंतर होता है, समाज और एक समाज में अंतर होता है। एक समाज अमूर्त होता है और एक समाज मूर्त होता है, एक समाज मूर्त होता है। समाज और एक समाज से संबंधित वीडियो बना हुआ है कि इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वहाँ देखिएगा, आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। संस्था से संबंधित वीडियो बना हुआ है, समुदाय से भी संबंधित वीडियो बना हुआ है। समुदाय अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है, जिनके बीच में हम की भावना पाई जाती है, वह क्या होता है, एक समुदाय कहलाता है। तो समुदाय से संबंधित सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिनको आप देखकर
अपने नोट्स बना सकते हैं, अपनी जानकारियों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 9 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, गोल गधेड़ू नृत्य किस जनजातीय समुदाय से संबंधित है? ए भील, बी टोडा, सी खरिया, डी नायर। अभी मैंने क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया कि गोल गधेड़ू नृत्य किससे संबंधित है? भील से संबंधित है। तो 10 का आंसर हमारा हो गया ए। देख लीजिए, जो भी मैं यहाँ जानकारियाँ बताती हूँ किस तरह से क्वेश्चन के रूप में ये सारी जानकारियाँ आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द बताए हुए आपको एक एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आ सकते हैं। इसलिए सारी जानकारियों को नोट करिएगा और उसे एक नोट्स की तरह बनाते जाइएगा, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो 10 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया था? ए मैलिनोव्स्की द्वारा, बी रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा, सी मार्गन द्वारा, डी टायलर द्वारा। तो नातेदारी संबंधों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मार्गन महोदय का माना जाता है। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। मार्गन महोदय ने माध्यमिक संबोधन की चर्चा की है, माध्यमिक संबोधन की चर्चा की है, परिवार व विवाह की उत्पत्ति का सिद्धांत बताया है कि उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत देते हैं। मार्गन कहते हैं कि नातेदारी ही क्या है? सारे सामाजिक संबंधों के स्रोत है, सारे सामाजिक संबंधों का स्रोत है। तो यहाँ 11 का आंसर हो गया सी, मैलिनोव्स्की। ये ट्रोवियन आइलैंडर्स का अध्ययन करते हैं, ट्रोवियन द्वीप के जनजातियों का अध्ययन करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन अंडमान आइलैंडर्स का अध्ययन करते हैं, अंडमान द्वीप का अध्ययन करते हैं। टायलर कोएड प्रथा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो 11 का आंसर हमारा हो जाता है सी। इस तरह की अच्छी जानकारियों के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।